कक्षा के बच्चों के लिए पाठ 7 पर्यावरण बचाओ इस पद्य को करने जा रही हूँ। पर्यावरण बचाओ, इसका अर्थ क्या है कि पर्यावरण का अर्थ है प्रकृति ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ, बचाओ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ये क्या है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा धुआ पीकर और यहाँ पर हरा भरा नहीं है ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮರ ಇದು ಹಸಿರಿನೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸಿರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ पर्यावरण बचाओ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ. अच्छा ठीक है, अब हम लेखक परिचय की ओर जाएंगे. पहले हम ये परशुराम शुक्ल जी है, पर्यावरण बचाओ पद्य का रचयिता है. तो पर्यावरण बचाओ कवि परिचय आप देख लीजिए. कवि परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं. भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है. इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है. हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत है. तो यहाँ पर देख लीजिए, कवि परशुराम शुक्ल जी के बारे में बताते समय उनका जन्म कब हुआ? जून 6 ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು 1947ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ. ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿಯ ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. इसके अलावा ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವನ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನई दिल्ली से नई दिल्ली ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ आपको सम्मानित किया गया है. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत है. ಕೇವಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. अब हम आगे जाएंगे. यहाँ पर प्रकृति है. प्रकृति को हम रक्षा करना है, दोनों हाथों से रक्षा करने का चित्र है यहाँ पर. ठीक है, आगे देखेंगे. कविता का आशय, ಯಾಕೆ, ಏನು ಕಾರಣ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು देख लीजिए. परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है. शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है. आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है. इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है. प्रस्तुत कविता में परशुराम शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. यहाँ पर देख लीजिए, इस कविता का पर्यावरण बचाओ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನವಿ ಕಕ್ಷಾ ಕೆ ಬಚ್ಚೋं के लिए ಅಂದ್ರೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. यहाँ पर इसका अर्थ देख लीजिए. परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है. ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಸಂಭವ. ಶುದ್ಧ पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है. ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ವಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, और ಶಬ್ದ ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ,
ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಈ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ बढ़ते जाने के कारण ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ का संतुलन बिगड़ रहा है, ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए ಆದ್ರಿಂದ पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ नागरिकन कर्तव्य. प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलांत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ पर्यावरण बचाओ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ इस ज्वलांत समस्या ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಓರ್ ಧ್ಯಾನ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕಿಯಾ. ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. तो आगे जाएंगे बच्चों. तो पर्यावरण की शिक्षा, तो वहां पर मुख्यतः यहाँ पर ऐसा ही काली है. अच्छा ठीक है. तो शब्दार्थ मांग, चाह, याचना, आवश्यकता ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವುದು, ಕೋರುವುದು. अंग्रेजी में डिमांड, विश ऐसे बोलते हैं. सौंधी सौंधी मिट्टी की रानी ऐसे बोलते हैं. सुगंधित, खुशबदार, सुहासनेयुಳ್ಳ, फ्रैग्रेंट ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು अंग्रेजी में. जलवायु, मौसम, हवामान, क्लाइमेट. शोर, कोलाहल, ऊंची और तीखी आवाज, गद्दಲ, लाउड नॉइस ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರೋಪ್ನ, ಲಗಾನ, ನೆಡು, ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್, ನೆಡುವುದು. ರೋಪ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಪಥ್, ವಾದ, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ये सब शब्दार्थ हुआ. तब हम आगे जाएंगे. सो ये भी प्रकृति का दृश्य है. यहाँ पर पानी है, कितना स्वच्छ सुंदर सा दिख रहा है ना. इसी तरह मनुष्य को भी अपना परिसर को ऐसा ही रखना है. ऐसा रखने से कोई भी बीमारियां नहीं आता है. अब हम पद्य की ओर आए हैं. देख लीजिए. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है, सौंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ. सो ये बहुत ही अच्छा है. ये चित्र देख लीजिए. ये प्रकृति का चित्र है. तो अगला अंश, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. आगे, एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ. आ समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. तो इतना प्यारा है. तो इसका भावार्थ अब मैं बताती हूँ. तो पर्यावरण का संरक्षण का चित्र है ये. सो किस तरह का यहाँ पर एक बच्चा पर्यावरण का यहाँ पर जो गिरा हुआ है ये डिब्बा उसे निकाल रहा है. सो यानी पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है. तो आप भी पर्यावरण का संरक्षण करना है. तो अब आइए, अब हम शुरू करेंगे इस कविता का सारांश और भावार्थ. तो यही है मुख्य अंश है ना. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है, सौंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ. तो आगे इसका अर्थ देख लीजिए. आज पर्यावरण के विनाश के कारण मानव जाति के अस्तित्व पर संकट आ गया है.
जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण लगातार बढ़ने से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इसलिए आज समय की मांग है कि हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें, इसे खराब होने से बचाएं। जब तक धरती पर पानी है, तब तक इस धरती पर मानव जीवन है। अतः हमें पानी को बचाना होगा। जब तक हवा साफ रहेगी और जब तक मिट्टी का सौंदापन बना रहेगा, तब तक मानव जीवन भी बना रहेगा। हमें यह बात सभी को समझानी चाहिए। हमें सभी को समझाना होगा कि वायु की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता और मिट्टी की स्वच्छता की वजह से ही मनुष्य जीवन है। हमें इसे बचाना होगा। तो इसका अर्थ देख लीजिए। ಇವತ್ತು ಪರ್ಯಾವರಣದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾವರಣ ವಿನಾಶ ಆಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ, ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು, ವಾಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, और ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಲಗಾತಾರ್ बढ़ने से ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए आज समय की मांग है कि ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಗ್ ಹೇ, ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ हम सब मिलकर ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು पर्यावरण की रक्षा करें ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. इसे खराब होने से बचाएं ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಹಾಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡೋಣ. जब तक धरती पर पानी है, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿದೆಯೋ तब तक इस धरती पर मानव जीवन है, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. अतः हमें पानी को बचाना होगा. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. जब तक हवा साफ रहेगी, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಾಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬೀಸತ್ತೋ, और जब तक मिट्टी का सौंदापन बना रहेगा, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಣ್ಣಿನ ಸುಗಂಧ ಅನ್ನೋದು, ಪರಿಮಳ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೋ, तब तक मानव जीवन भी बना रहेगा, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. हमें यहाँ बात सभी को समझानी चाहिए. ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು. हमें सभी को समझाना होगा कि ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಯು ಕಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, पानी की स्वच्छता ನೀರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, और मिट्टी की स्वच्छता ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ वजह से ही ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇದೆ. हमें इसे बचाना होगा, ನಾವಿದನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ पर्यावरण बचाओ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. तब तक जीव है जगत में, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ तब तक जग में पानी, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರಿರುತ್ತೆ. जब तक वायु शुद्ध रहती है, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೌಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ರಾಣಿ, ಸೌಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಣಿ ಇರ್ತಾಳೆ. तब तक मानव का जीवन है, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೋ ಯಾ ಸಂಕೋ ಸಮಜಾವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. तो ये पहला प्यारा का अंश हो गए, प्रकृति का चित्रण है. सो कितना सुंदर सा है, जाकर ऐसा लगता है कि वहां पर जाकर एक बिस्तर डालकर सोने का मन होता है ना, खाना खाने के बाद. ऐसा नहीं है ना? ठीक है, आगे जाएंगे बच्चों. दूसरा अंश, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. सो इसका अर्थ यह है कि ध्वनि, मिट्टी, जलवायु यह सभी जीव जगत के मित्र हैं. हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए. वाहनों की अधिकता से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और कल कारखानों के
अपशिष्ट से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है। हम इस संकट को दूर करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संकट को दूर करेंगे। सो इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों, ಧ್ವನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಜಲವಾಯು. ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ಜಲವಾಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ. यह सभी जीव जगत के मित्र है. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು. हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए. ನಾವು ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಹನೋं की अधिकता से ಧ್ವನಿ प्रदूषण बढ़ रहा है. ಸೊ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಧ್ವನಿ ಪ್ರದೂಷಣ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. और कल कारखानों के अपशिष्ट से, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಹೊಗೆಗಳಿಂದ ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಉರುರತ ನಷ್ಟ हो रही है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮತೋಲನೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. हम इस ಸಂಕಟ को दूर करेंगे. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಸಂಕಟವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संकट को दूर करेंगे. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಕಟವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ इसका अर्थ देख लीजिए, ಧ್ವನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ, ಜಲವಾಯು ಆದಿ ಶಬ್ದ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಜೀವ ಜಗತ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ಸಭಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು. ಇನ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನ, ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಬ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಮಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶೋರ್ ಔರ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾ ಸಂಕಟ, ಶೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕಟ, दूर करेंगे सारा. सो दूर ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಥ. अब हम इसका अर्थ समझ में आया होगा, आगे किए जाएंगे. सो यहाँ पर देख लीजिए, ये वायु प्रदूषण है, ये जल प्रदूषण है और ये शब्द प्रदूषण है, यानी ध्वनि प्रदूषण है. तो कितना ध्वनि ज्यादा है और यहाँ जल पर कीचड़ से भरा हुआ है और यहाँ पर वायु प्रदूषण यानी वायु में जो कलुषित हवा आकर मिलकर वायु का मालिन्य कर रहा है. देख लिया बच्चों, ये उसका चित्र है. आगे जाएंगे. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ. आ समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. सो इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों, यदि एक पेड़ भी कटता है तो हम उसकी जगह 11 पेड़ लगाने का प्रण लेंगे. हम हमेशा एक पेड़ रोज लगाने की सौगंध भी खाते हैं. ऐसा करना आज के समय की जरूरत है, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे. इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका कर्तव्य है. इस कविता में कवि ने इसी ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. सो इसका अर्थ देख लीजिए, यदि एक पेड़ भी कटता है तो ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ हम उसकी जगह, ನಾವು ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಬೇಕು. ಲಗಾನಿಕ ಪ್ರಣಲೆಂಗೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. हम हमेशा एक पेड़ रोज लगाने के सौगंध भी खाते. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದ್ರೆ 11 ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹರ್ ರೋಜ್ ಲಗಾನೆ ಕೆ ಸೌಗಂಧ भी खाते, ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ. ऐसा करना आज के समय की जरूरत है. ಈ ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ तो हम नहीं बचेंगे, ನಾವು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका कर्तव्य. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ कर्तव्य. इस कविता में कवि ने इसी ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು पर्यावरण ಪ್ರದೂಷಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. तो
तो ये सब आप सबको मालूम हो गया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जल प्रदूषण और ये वायु प्रदूषण। तो इसके संबंधित प्रदूषण के संबंधित एक वीडियो है, आप इसे देखकर आइए। इसे देखने से आपको मालूम हो जाता है कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या मालूम हो रहा है। तो जन सामान्य ही किस तरह का प्रदूषण कर रहे हैं, देखकर आइए। एक गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। धनीराम के पास एक बड़ा आम का बाग था। वो आम से जैम बनाकर काफी पैसे कमाता था। फिर भी वो हमेशा पैसे बचाने में लगा रहता। वो जैम बनाने के लिए फैक्ट्री में भी लकड़ियां ही उपयोग करता, जिसकी चिमनी से बहुत धुआं निकलता था। और उसके पास एक कार थी, वो भी चलने पर काले धुएं के बादल छोड़ती थी। धनीराम के लालची और लापरवाह स्वभाव के लिए लोग उसे कई बार समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक बार धनीराम से उसके पड़ोसी चंदन ने कहा, धनीराम भाई, तुम ये लकड़ियां जलाना बंद कर दो और खराब गाड़ी भी सही करवा दो, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वो हवा को प्रदूषित करता है। और एक पेड़ ही होते हैं जो दूषित जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, उन्हें भी तुम लकड़ियों के चक्कर में काट देते हो। इस पर धनीराम बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिख रहा। अगर प्रदूषण होता भी तो मुझे क्या, और वैसे भी मेरे एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति में क्या फर्क पड़ेगा। मुझको ज्ञान दे रहा है। और ऐसे ही भड़क कर वहां से धनीराम चला गया। चंदन सोचता है, लगता है इस मूर्ख को इसी के तरीके से समझाना पड़ेगा। अगले दिन से चंदन धनीराम के बाग में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने लगा और बाग धीरे धीरे कचरे से भरने लगा। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कचरा आया कहां से। फिर एक दिन उसने चंदन को बाग में कचरा फेंकते देखा और गुस्से से बोला, अरे चंदन, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गांव में जगह नहीं है क्या कचरा डालने की? चंदन, धनीराम भाई, वहां तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं। मेरे एक व्यक्ति से कहीं और कचरा डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा? चंदन ने ऐसा कहा तो धनीराम को ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला, पर तू मेरे बाग में कचरा डाल रहा है। इससे बाग की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। चंदन पेड़ों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो कोई पेड़ खराब नहीं लग रहा, सारे के सारे अच्छे हैं। धनीराम, अरे मूर्ख, कचड़े से जमीन अभी खराब हो रही है, उसके असर से सारे पेड़ खराब हो जाएंगे और आम नहीं आएंगे, इसलिए ये कचरा यहाँ डालना बंद कर। चंदन, पर तुम ये वायु प्रदूषण करना बंद करोगे तब मैं कचरा डालना बंद करूंगा। धनीराम, मतलब? चंदन, मतलब ये कि जैसे मेरे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की जमीन खराब हो रही है, वैसे ही तुम्हारे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने पर बहुत ज्यादा वायु खराब हो रही है। और इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें भारी बीमारियां होती हैं, अस्थमा, फेफड़े की खराबी, आँख का खराब होना। वायु प्रदूषण से गांव में जंतु, पेड़ पौधे सब बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। चंदन की बात सुनकर धनीराम बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मैंने अकेले थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है, लेकिन जब बात खुद पर आई तो अब मुझे समझ में आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। चंदन, अब मैं प्रदूषण नहीं करूंगा, हमेशा प्रकृति की रक्षा करूंगा। सोने का जंगल। बहुत दिनों पुरानी बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घर में रामलाल और उसका परिवार रहता था। रामलाल की पहली बीवी के स्वर्गवासी होने के कारण उसने दूसरी शादी की थी। उसकी दूसरी बीवी का नाम ललिता देवी था। उन्हें एक लड़की और एक लड़का था। उसका नाम सरला था। सरला ललिता देवी की सौतेली लड़की थी, इसलिए वो सरला से नफरत करती थी। उन्हें एक लड़का भी था जिसका नाम नरेश था और ललिता देवी का
वो लाडला बेटा था। वो कुछ भी काम नहीं करता था, बस दिन काटता रहता था या सोता रहता था। पर ललिता देवी सरला को हमेशा कोई ना कोई काम बोलती रहती थी। कभी पानी भरने को कहती तो कभी खाना पकाने को कहती, कभी कपड़े धोने को कहती। लेकिन सरला हमेशा सौतीली माँ का काम बड़े ही प्यार से करती। वो कभी बिना शिकायत। एक दिन की बात है, खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां न होने के कारण ललिता देवी ने सरला को जंगल जाने को बोला। बेचारी सरला अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल जाते ही रास्ते में एक हिरण दिखाई दिया। वो हिरण शिकारी के जाल में फंस गया था और जाल से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। सरला तुरंत उसके पास गई। उसने जाल को काटा और हिरण को आजाद किया। हिरण ने कहा, शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। और ऐसा कहते ही हिरण दौड़ते दौड़ते वहां से चला गया। फिर सरला आगे गई। कुछ ही देर जाने के बाद उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया। सरला सूखे पेड़ के पास गई। पेड़ ने उससे कहा, बेटी मेरी मदद करो, मैं पानी न मिलने के कारण सूख गया हूँ, क्या तुम मुझ में पानी डाल सकती हो? इस पर सरला बोली, क्यों नहीं, जरूर, थोड़ा रुको, मैं अब भी आती हूँ। ऐसा कहते ही वो एक कुएं के पास गई और बाल्टी में पानी भरकर लाई और उसे सूखे कपड़े में डाला। सूखा पेड़ तुरंत हरा भरा हो गया। पेड़ बोला, शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा सुनते ही सरला आगे बढ़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा रहते थे। सरला उसके पास गई और पूछा, बाबा, आप इस जंगल में अकेले ही क्यों रह रहे हो? इस पर बाबा बोले, क्या करूं बेटा, मेरे तीनों बेटे मुझे संभाल नहीं सकते। सब अपनी अपनी बीवियों में मशगूल हैं। अब मेरी उन्हें जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। सरला बोली, मैं आपकी सेवा करूंगी। फिर सरला वहीं रहने लगी। उस बूढ़े बाबा की सेवा करने में लगी रही। कभी खाना बना के देती तो कभी दवाई देती। सरला ने उस बाबा की बड़ी सेवा की। एक दिन अचानक उसे अपने परिवार की याद आ गई। मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है, इसलिए मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो दोनों एक कुएं के पास गए और बाबा ने कुएं से पानी निकाला और एक बर्तन में डाला तो वो सोना बन गया। सरला ने वो सोना लिया, बाबा को अलविदा कहकर अपनी घर की ओर चली। घर जाते ही सौतेले भाई ने उसे देखा और कहा, माँ देखो, सरला दीदी वापस आ गई है और साथ में बहुत सारा सोना भी लाई है। ऐसा सुनते ही ललिता देवी दौड़ते हुए सरला के पास आई। सोने को देखते ही ललिता देवी बोली, ये तो असली सोना है, कहाँ से लाई हो? सरला बोली, मुझे जंगल में एक बाबा मिले, उन्होंने दिया है। इस पर ललिता देवी बोली, मैं भी जाती हूँ उस बाबा के पास, मुझे रास्ता बोलो, कैसे जाना है? सरला ने उसे हाथों से इशारा करते हुए रास्ता दिखाया। नरेश झट से माँ को बोला, माँ ढेर न कर, तू भी जल्दी चल, देर न कर, सोना लेके आ। सरिता देवी जल्द से जंगल की ओर चल पड़ी। आगे जाते ही रास्ते में हिरण दिखाई दिया। वो हिरण शिकार के जाल में फंसा था और जाल से निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा था। हिरण ने उसे पास बुलाया, माताजी कृपा थोड़ी सहायता करो, मुझे इस जाल से आजाद करो। इस पर ललिता देवी बोली, हट साले, मैं क्या तुम्हारी मदद करने इस जंगल में आई हूँ? मुझे सोना चाहिए, उसे ढूंढने आई हूँ। ऐसा कहते ही वो आगे चली गई। कुछ देर बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। सूखे पेड़ ने ललिता देवी से कहा, बहना अगर तुम मुझ में थोड़ा सा पानी डाल दो तो बहुत अच्छा होगा। इस पर ललिता देवी बोली, अब तुम्हें पानी डालकर क्या फायदा, ऐसे भी तुम अब सूख गए हो, कुछ काम के नहीं। मुझे सोना लेने जाना है, देर हो रही है। और ललिता देवी वहाँ से आगे बढ़ती चली गई। कुछ देर चलने के बाद उसे झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास गई और कहा, बाबा मुझे सोना चाहिए, कहाँ मिलेगा? पर तुम्हें पहले मेरी सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें सोना मिलेगा। सेवा मैं क्यों करूँ? तुम मेरे कौन रिश्तेदार लगते हो? मुझे बस सोना चाहिए। और वो कुएं के पास जाती है और कुएं से सोना निकालने के लिए बाल्टी कुएं में डालती है, पर बाल्टी सोने के बदले पत्थर लेकर आती है। ललिता देवी परेशान हो जाती है। बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं,
जिसका मन पत्थर जैसा होता है उसे सिर्फ पत्थर ही मिलते हैं। तुम्हारी बेटी का मन शुद्ध स्वर्ण जैसा था, इसीलिए उसे सोना मिला। तो बच्चों, क्या समझ पाए इस कहानी से कि जिसका मन साफ नहीं होता और जो जरूरतमंद की मदद नहीं करता, वो जीवन भर कुछ हासिल नहीं कर पाता। तो दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के संबंधित वीडियो देखकर आए हैं। आपने देखा होगा, आप भी पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय है उसे ढूंढ निकालिए और उसका अनुसरण कीजिए। तो चलिए ठीक है, अब हम जाएंगे अभ्यास की ओर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आज किसको बचाने की मांग है? आज किसको बचाने की मांग है? ಯಾರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? आज पर्यावरण को बचाने की मांग है। ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। जीव कब तक जगत में रह सकता है? सो ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? जब तक जगत में पानी है, ಎಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯೋ तब तक जीव जगत में रह सकता है। ಸಲಿ ತನಕ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು साध्य। तो तीसरा प्रश्न, कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? सो कवि ಏನನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। सो कवि वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं। सो कवि ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ? ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೋ ರಾಣಿ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ। ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ। अब पांचवा प्रश्न, जीव जगत के मित्र कौन कौन है? जीव जगत के मित्र ಧ್ವನಿ, मिट्टी और जलवायु है। जीव जगತ್ತಿನ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು। आगे देख लीजिए, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? सो ನಮ್ಮ ಕವಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಯಾರ ಸಂಕಟವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं। सो कवि ಅವರು ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಕಟವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಥ। ಹಾಗೆ कवि एक वृक्ष के बदले में कितना वृक्ष लगाने को कहते हैं? कवि ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? कवि एक वृक्ष के बदले में 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं। सो ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 11 ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। आगे यहाँ पर देख लीजिए वायु प्रदूषण किस तरह हो रहा है ना। अब आइए ये 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए है। पर्यावरण का महत्व समझाइए ಅಂದ್ರೆ पर्यावरण ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है। ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅಸಂಭವ। शुद्ध जल और शुद्ध वायु, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಮಾನವನ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ। ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। आगे आएंगे, दूसरा प्रश्न है, देख लीजिए, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ಪರಿಸರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪರಿಸರ की रक्षा के लिए ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಮೇ ಹವಾ ಪಾನಿ ಕೋ ಶುದ್ಧ ರಖನಾ ಹೈ। ಸೊ ನಾವು ಗಾಳಿ ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡ್ಬೇಕು।
ಮಿಟ್ಟಿ का ಸಂವರ್ಧನ करना चाहिए. ಸೊ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ವೃಕ್ಷ लगाने चाहिए. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಹಳ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಬೇಕು. ತभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಿದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಹಳ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अब हम आगे जाएंगे. सो यहाँ पर कारखानों से आने वाली हवा है, यहाँ पर इसलिए वायु मालिन्य हो रहा है. देख लीजिए. तो आगे सो जोड़कर लिखिए. जग में मिट्टी मानव का एक वृक्ष शपथ समय की. तो यहाँ पर नित्य रोपेंगे, काओ, मांग, जीवन, रानी, पानी. तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ जोड़कर बताना है. तो देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर भी है, आप देखकर बोल सकते हैं. देख लीजिए. जग में पानी, मिट्टी, रानी, मानव का जीवन, एक वृक्ष नित्य रोपेंगे, शपथ काओ, समय की मांग, ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. आगे प्रदूषण की समस्या देख लीजिए. यहाँ पर मास्क डाले हैं. सो यहाँ पर जो प्रदूषण हो रहा है, सो वायु प्रदूषण हो रहा है. इसलिए अभी तो सभी लोग इस समय में सभी लोग मास्क डालकर जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सभी लोग मास्क डालने से कोई इफेक्ट नहीं होता है. इसलिए क्या नहीं, अगर कोई ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಸೀನಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹಾಗೆ निम्नलिखित तालिका में कुछ पेड़ पौधों और फूलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें अलग करके लिखिए. सो यहाँ पर एक तालिका है, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे फूलों के नाम दिए हैं. सो उसे हम अलग अलग करके लिखना है. एक बार तुलसी यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसके अनुसार यहाँ पर लिखना है, उसका उत्तर को लिखना है. तो पेड़ पौधे और फूल. सो यहाँ पर चमेली है, पीपल है, और यहाँ पर पीपल अब मैं पहले बता दिया. नारियल है, बरगद का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और आदि. तो इसका उत्तर अब हम देखेंगे. पेड़ पौधे पीपल है, साल है, नीम है, बरगद है, नारियल है, तुलसी है. और फूलों में सूरजमुखी, चमेली, गेंदा, चंपा, गुलाब, ಔದಂಬರ್. ये सब ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಹೂಗಳು. ಇವು ಪೇಡ್ ಪೌಧೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ तो यहाँ पर भी मुंह बंद करके नाक को बंद कर रहा है, क्योंकि वहां की जो हवा है सो मालिन्य वायु है, वो हमारे नाक के अंदर नहीं जाना चाहिए. इससे इन्फेक्शन होता है और हमारा तबीयत खराब होता है, इसलिए वो ऐसे रखा है. उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए. सो उदाहरण के अनुसार हम इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है. एक उदाहरण दिए गए हैं, देख लीजिए. पानी, पानी ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು. सो इसके लिए जल है, नीर है और उदक, ये तीनों समानार्थक पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थक शब्द.
तो पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द। तो यहाँ पर देख लीजिए, पानी, जल, नीर, उदक। तो उसी तरह वायु, हवा, ಸಮೀರ್, ಪವನ್. ಸೊ ವಾಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಹವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಸಮೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಪವನ ಕುಮಾರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತ ಪವನ ಕುಮಾರ आंजनेयನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ यहाँ पर पवन का भी उपयोग हो गया है. तो आगे आगे लीजिए जगत, ये सारा जगत, ಇದು जगत, दुनिया, विश्व. तो यहाँ पर समानार्थक शब्द है, विश्व है, संसार है और दुनिया है, जगत. तो ये सब समझ में आया होगा, पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द. अब हम आगे जाएंगे. सो हम पेड़ का रक्षा करना है, सो इसी का दृश्य है. तो सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए. यहाँ पर बिट्ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ, आ समय की डैश ही है पर्यावरण बचाओ. दूसरा, डैश और डैश का संकट दूर करेंगे सारा. ध्वनि, मिट्टी, डैश आदि जीव जगत के मित्र सभी, एक डैश हम नित रोपेंगे. सो यहाँ पर बताए गए हैं कि आज समय की उत्तर क्या होगा, मांग यही है, सही है. डैश और डैश का संकट दूर करेंगे सारा, शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. ಧ್ವನಿ, मिट्टी, डैश आदि जीव जगत के मित्र सभी. ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ಜಲವಾಯು ಆದಿ ಜೀವ ಜಗತ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ಸಭಿ, ನೀರು ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಇವು ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. और एक डैश हम नित रोपेंगे, एक वृक्ष को हम नित रोपेंगे. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. तो इसके लिए यहाँ पर उत्तर है, देख लीजिए, मांग, शोर, मिट्टी, जलवायु, वृक्ष. आगे वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण का चित्र. यहाँ पर प्रकृति का संरक्षण का चित्र है, जरा देख लीजिए. अब हम आगे जाएंगे. निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है. यहाँ पर जीव, वायु, पनी, कर्तव्य, मानव ऐसे दिए गए हैं. सो इसका सही ढंग से लिखना है, जीव है, वायु, जीव को जीव, वायु को वायु, पनी पानी, कर्तव्य कर्तव्य, मानव मानव, जीवा, गाड़ी, नीरू, कर्तव्य, मानव, इसका अर्थ है. तो यहाँ पर भी चित्र देख लीजिए, वायु प्रदूषण का चित्र है. तब हम आएंगे, पशु पक्षी मानव के मित्र है. निम्नलिखित तालिका में 10 पालतू जानवरों तथा 10 पक्षियों के नाम लिखना है. यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, यहाँ पर कबूतर, तोता, ये सब लिखना है. तो भाई है तो वहां पर इसे लिख लेंगे. सो पालतू जानवर, भेड़, बकरी, कुत्ता, गोंडा, गोंडा है नहीं है, घोड़ा, घोड़ा का अर्थ क्या है, कुदूरी, बैंस. और पक्षी, कोयल, तोता, मोर, कौवा, कबूतर. गाय, बैल, ऊंट, गधा, बिल्ली, ये प्राणी है. पक्षी, तीतर, चील, उल्लू, हंस, बगुला. आगे तो यहाँ पर ये काट रहा है पेड़ को, इसका हम संरक्षण करना है, उसे काटने के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो सबका विनाश हो जाएगा. तब अनुरूपता, पानी जल है तो वायु डैश, मेरा हमारा तेरा डैश, 11 इसके लिए 17, इसे क्या बोलते हैं, सजीव निर्जीव जन्म डैश. तो पानी के लिए जल है तो वायु के लिए हवा उत्तर है.
मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। 11 तो 17, 16 नहीं 17। सजीव, निर्जीव, जन्म, मरण। तब आइए गृह कार्य की ओर आ गए हैं हम। गृह कार्य आपको दे रही हूँ, वृक्षारोपण को हम किस तरह बढ़ावा दे सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। किनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, यार रक्षणे ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ कर्तव्य। ये गृह कार्य आप इसे लिख लीजिए। अब मैं इस पाठ को समाप्त कर रही हूँ। पर्यावरण